चल, डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और डीएनए रेप्लिकेशन से पहले हम लोगों ने मिसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उन्होंने ये बताया कि साहब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि डीएनए तो बनेगा, रेप्लिकेट तो करेगा, आधा कंजर्व रहेगा और आधा नया आएगा। ठीक, ये बात हमारी हो चुकी। अब जो डीएनए का रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें जरा थोड़ी सी जानकारी हम लोग पहले लेंगे, उसके बाद डीएनए के रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे। देखिए ये मिसेल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, हम आगे बढ़ रहे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले आपको पता है जो हमारा डीएनए होता है ये भाई साहब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डबल हेलिकल है और डीएनए का डबल हेलिकल कितने बेस पेयर होते हैं हमारे अंदर? एक पूरी यूकैरियोटिक सेल में जो 2n है उसमें कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इतने बेस पेयर होते हैं हमारे अंदर और इसको हमें रेप्लिकेट कराना है 24 घंटे के अंदर। हमारा डीएनए रेप्लिकेट के, हमारी सेल डिवाइड होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन का तो बहुत छोटा सा टाइम होता है, मुश्किल से 2-3-4 घंटे में हो जाता है। सोचो कितनी तेज काम होता होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन करना यानी डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले आपका जो डीएनए है, देखिए आपका पूरा डीएनए यहां से, ये पूरा डीएनए, इस डीएनए को रेप्लिकेट करना है, डबल होना है। तो डबल कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी भाई। आप जब पढ़ाई शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करोगे ही पढ़ाई को। तो वो जो शुरुआत हो रही है उस जगह को हम क्या कह देते हैं? ORR, ORR यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हर किसी सेल के अंदर ये एक ORI तो होगी, किसी के अंदर एक होती है, किसी में मल्टीपल होती है। यूकैरियोट्स में बहुत सारी होगी, प्रोकैरियोट में सिंगल रहेगी। ठीक है, ORI के ऊपर होता क्या है, आपका डीएनए ये बेस पेयर्स हैं इसके ऊपर, और बेस पेयर क्या होते हैं? डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं, मान लीजिए एडेनिन है, ये थाइमिन से जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने के लिए सबसे पहला काम हम यहां पे एक एंजाइम लगाएंगे जो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर देगा। वो एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को सबसे पहले कट करेगा और ये अनवाइंड हो जाएगा। अभी तो वाइंड है, अब ये क्या हो जाएगा? अनवाइंड हो जाएगा। इसके वाइंडिंग, यस, पहला एंजाइम जो अनवाइंड करेगा उसे हम अनवाइंडेज या हेलिकेज कहते हैं। सबसे पहले हेलिकेज आता है और साहब इसको कट कर देगा। जैसे ही यहां से कट करेगा, हेलिकेज यहां से कट करेगा, ये चीज यहां से खुल जाएगी। जैसे ही खुलेगी तो क्या होगा? सीन बदल जाएगा। देखिए सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी इस जगह के ऊपर वो अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुल गए। ठीक है, ये इसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। इसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन बबल। एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा। ये रेप्लिकेशन बबल पे अब नया डीएनए जो बनना शुरू होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक तरफ ऐसे चलेगा, दूसरी तरफ ऐसे चलेगा, और ये आधा आधा एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से दिखा दिया है। अब हम इतने पार्ट को अगर हम निकाल लें, ठीक है, और इतने पार्ट को हम घुमा दें, ठीक, तो ये हमारा बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क। समझ में आ गई बात है? यही आपकी एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है यहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क बना। नहीं समझ में आएगा? यही तो बना है डीएनए का रेप्लिकेशन फॉर्क। हमने उसको यहां पे दिखा दिया। समझ में आ गई रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे बना आपका? तो ये जो बन गया है डीएनए का जो स्ट्रैंड है, इसमें ये होगा 5 प्राइम, ये वाला एंड क्या हो जाएगा 5 प्राइम, और ये चला ये आया 3 प्राइम, और इसके ऑपोजिट ये वाला क्या हो जाएगा 5 प्राइम, और ये वाला 3।
समझ में आई बात है? बोलो कोई दिक्कत? भाई साहब एक बड़ी समस्या है, लेकिन यहाँ पे ये जो डीएनए को आपने काटा है ना, ठीक है, डीएनए को जो यहाँ पे काट दिया है, डीएनए भाई साहब रिज्वाइन करने में बहुत तेज माहिर है। ये चाहते हैं कि फिर से चिपक जाएं। डीएनए नहीं चाहता कि हम अलग अलग रहें, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर से जुड़ जाएंगे जैसे ही हेलिकेज हटेगा। तब उसको बचाने के लिए यहां हम क्या करते हैं, कौन सा प्रोटीन लगाते हैं? एसएसबी प्रोटीन लगता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एसएसबी प्रोटीन लग जाएगा, जिससे अब ये बंधे रहेंगे, अब ये अलग अलग रहेंगे, अब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार है, हमारा डीएनए से डीएनए बनना शुरू हो चुका है। सबसे पहले क्या करा उसने? अनवाइंडेज हेलिकेज एंजाइम आया, जिसने यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करा। जैसे ही कट करा, ये बिल्कुल चेन जैसे अनवाइंड होती है, अनजिप होती है। तो जिपिंग और अनजिपिंग, चेन जब अनजिप होती है तो धीरे धीरे इसे खोलता चला जा रहा है, धीरे धीरे खोलेगा, यानी धीरे धीरे इसे कट करता हुआ यहां से चला जाएगा। देख लीजिए, हम एक बात बता देना, फिर मॉलिक्यूलर सीजर ना कहिएगा इसको। बात हम यही कह रहे हैं कट करने की, ये मॉलिक्यूलर सीजर नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर रहा है। मॉलिक्यूलर सीजर कौन था? यस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हेलिकेज अनवाइंडेज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, वो फॉस्फेट बॉन्ड को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को धीरे धीरे कट करता है, जैसे जैसे कट कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन इसको रोके हुए है कि भाई साहब अब हिलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप इसको खोलोगे, अब मान लीजिए आपके पास तार होता है, तार को जब आप खोलते हो तो क्या होता है, नीचे से वो घूमने लगता है। भाई हमारे पास तार होते हैं तो क्या होता है, वो जब ऊपर से खोलो तो नीचे की तरफ ऐसे छल्ले घूमने लगते हैं। टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सा एंजाइम? टोपोआइसोमरेज। ये क्या करेगा? वैसे फर्स्ट वाला लेते हैं। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या करता है? ये टेंशन को रिड्यूस करता है यहाँ पे। ठीक है, हम टोपोआइसोमरेज लिखे जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ना करना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। अभी 12th तक हो, 12th तक ही की बातें करेंगे। टोपोआइसोमरेज क्या कर रहा है? टेंशन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ, फिर से एक बार देखिए सिनेरियो। सबसे पहले आपका जो डीएनए था उसमें हेलिकेज एंजाइम आया पहला, उसने क्या करा, इसको कट करा। कट करने पे बना रेप्लिकेशन बबल, और उसमें स्टेबलाइज करने के लिए एसएसबी प्रोटीन लग गया। एसएसबी प्रोटीन ने इसे अब स्टेबलाइज करा कि भाई साहब दोनों रिज्वाइन ना कर जाना, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग रहे। इसके बाद आगे की तरफ टेंशन हो रही है, उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए टोपोआइसोमरेज क्या करता है? एक बैंड को निक करता है। निक, देखिए कट और निक में फर्क है। निक करना क्या है? दो स्ट्रैंड थे, उसने एक स्ट्रैंड को काटा, घुमाया और फिर जोड़ दिया, यानी कि टेंशन कम कर दी। इस तरह से ये टोपोआइसोमरेज टेंशन को कम करेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां पे अगला खेल, अब सिनेरियो समझेंगे हम। सिनेरियो ये है कि हमारे पास यहां एडेनिन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे क्या होगा? थाइमिन। यहां ग्वानिन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। मान लीजिए फिर यहां एडेनिन है तो यहां थाइमिन, यहां ग्वानिन है तो यहां साइटोसिन। कॉम्प्लीमेंट्री है सब एक दूसरे के। ठीक, यहां साइटोसिन तो यहां ग्वानिन, यहां ग्वानिन तो यहां साइटोसिन, इस तरह से ये अकेले अकेले हो गए। ये सब काम कहां हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो ही क्यों रहा है? 2-3 पॉइंट हम जरा पूछ लेते हैं आपसे। डीएनए का रेप्लिकेशन हो ही क्यों रहा है, कहां हो रहा है और कब हो रहा है? ठीक, 3 पॉइंट। डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में। ठीक, बिल्कुल सही। आपकी यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस में हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगला पॉइंट, क्यों हो रहा है बताइए? क्योंकि सेल डिवाइड कर रही है। सेल डिवीजन में आपको क्या चाहिए? डीएनए को डालना पड़ेगा दूसरी सेल में। तो अगर डबल नहीं करेंगे अमाउंट तो दो सेल कैसे बनेगी? सेल डिवीजन के टाइम पे हो रहा है। अब सेल डिवीजन के टाइम पे कब हो रहा है? एस फेज में। एस फेज, एस फेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की एस फेज में, इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में, इंटर
फेज, सेल डिवीजन की इंटरफेज की एस फेज में, एस फॉर सिंथेसिस फेज। आपने जब सेल साइकिल पढ़ा था तो सेल साइकिल में ये आपने पढ़ा था, याद आई 11th क्लास। ये 3 पॉइंट है। कहां हो रहा है? तो न्यूक्लियस में हो रहा है भाई साहब। क्यों हो रहा है? क्योंकि सेल डिवीजन होना है, हमें नया सेल बनाना, उसमें अमाउंट डीएनए का डालना पड़ेगा, तो उसको हम डबल नहीं करेंगे तो नई सेल में अमाउंट कैसे जाएगा? सेम। और कब होगा? जब सेल डिवाइड कर रही होगी उसकी सिंथेसिस पे, एस फेज पे, G1 S G2 फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एम फेज आ जाती है। ठीक है, यही तो प्रोसेस होता है भाई, सेल साइकिल का यही तो प्रोसेस होता है। G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, यही तो होती है। इसे हम पूरे को इंटरफेस कहते हैं। याद करिए 11th क्लास। आया याद? नहीं आया तो हमने बता दिया पूरा। ठीक है, तो डीएनए का भाई साहब एप्लीकेशन होना है। अब ये सब काम न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, आपको ये बात पता चल गई। तो न्यूक्लियस में क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स का भैया कोई नाम बताएगा? कोई 2-3 न्यूक्लियोटाइड के नाम बता दो। जैसे अगर ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड बने तो उसका नाम क्या होगा? यहां ग्वानिन लगा दिए। क्या? Guanosine triphosphate. डीऑक्सी Deoxy. ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट लगा यार, अच्छा हाँ, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। याद आया नाम? भाई साहब ये नाम पूछे जाएंगे और आप परेशान हो गए। अभी भी आ चुका है आप लोगों के में सिलेबस में। अब ये आपने न्यूक्लियोटाइड जो है सारे के सारे पड़े हुए हैं मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में है, इनएक्टिव है, मरे पड़े हैं न्यूक्लियस में बैठे हुए। हमें इसमें चढ़ाना, इन सबको इसमें जोड़ना पड़ेगा भाई। कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे आएंगे कहां से? न्यूक्लियोटाइड। टी के सामने ए नहीं आएगा तो दूसरा स्ट्रैंड कैसे बनेगा? तो दूसरा स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें इनको जगाना पड़ेगा कि सो रहे हो, जागो। जागने के लिए क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे एटीपी, एनर्जी देंगे इसको। तो जो डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट था, जब उसमें एटीपी जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी में बदल गया। ऐसे ही थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे ही एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। आप यहां देखिए एनसीईआरटी में ये सब चीजें नहीं लिखी है क्लियरली, इसलिए हम बता रहे। तो एक्टिवेट कर लिया हमने किसको? न्यूक्लियोटाइड्स को। आपने क्या करा? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपने न्यूक्लियोटाइड्स का क्या कर दिया? एक्टिवेशन कर दिया। मोनोफॉस्फेट को किसमें बदल दिया? ट्राइफॉस्फेट। अब ट्राइफॉस्फेट में वो एनर्जाइज हो गए। अब वो मूव करके यहां सी के सामने जी आ सकता है, टी के सामने ए आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं ना सब। तो अब आ जाएंगे भाई सर, हम सबको यहां लाके खड़ा कर देंगे। आइए, नए वालों को हम नए कलर से दिखा देते। तो यहाँ टी के सामने आ गया ए वाला, सामने आया भाई साहब, अभी बॉन्ड नहीं बनाया, ये बता देना है आपको। सामने आके खड़ा हो जाएगा। जी के सी के सामने जी, टी के सामने ए, सी के सामने जी के सामने सी के सामने जी। ठीक है, इस तरह से आके सामने खड़े हो। ऐसे इधर भी खड़े होंगे, जगह कम है इसलिए हम थोड़ा सा अभी बैलेंस करके चलना है, उधर ही उधर का काम। खड़े हो गए, ट्राइफॉस्फेट है। लेकिन आपके डीएनए में सब मोनोफॉस्फेट लगे होते हैं। डीएनए में तो मोनोफॉस्फेट लगे होते हैं ना। तो ट्राइफॉस्फेट वाला क्या करेगा? अपने 2 फॉस्फेट्स को हटा देगा। हटाने पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी का यूज करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। समझ में आ गई बात? ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, कोई दिक्कत इसमें? हाँ ठीक, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए भाई, नया स्ट्रैंड नहीं बना है। मेरी बात समझ लेना, हम फिर से इसको आगे समझा दे रहे हैं, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। आपने कहा ये साहब हमारे पास पुराना स्ट्रैंड ये था, ठीक है। इस पुराने स्ट्रैंड में मान लीजिए कि आपका यहाँ एडेनिन था, ग्वानिन था, थाइमिन था, साइटोसिन, फिर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, ये ठीक है। आपने नए वाले इसके सामने खड़े कर दिए, एडेनिन सामने थाइमिन, थाइमिन सामने साइटोसिन, थाइमिन सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ए के सामने टी के सामने सी, टी के सामने ए, सी के सामने जी और ए के सामने टी, ठीक है।
और अब यहां बॉन्ड भी बन गए भाई साहब, लेकिन ये जो बॉन्ड बन रहा है AT डबल बॉन्ड GC ट्रिपल बॉन्ड, AT डबल बॉन्ड GC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, बॉन्ड भी बन गए, सब सही था। भाई साहब ये चेन नहीं बनी, चेन नहीं बनी है, बॉन्ड तो बन गए हैं, ये लटके हुए हैं हवा में, रतन नूरा, समझ रहा, ये लटके हुए हैं, चेन नहीं बनी है अभी। तो चेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके लिए भाई साहब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, तो यहां पे हमने आपको बताया कि यहां पे आपके ये लटके हुए हैं, एड्रीन ग्वानिन थायमिन जो है रतन नूरा जैसे यहां पे लटके हुए हैं, लेकिन इनको जोड़ना है, हमें पूरी चेन बनाना है यार। अब हम चेन नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, अगर ये चेन में नहीं आए तो बेकार है, डीएनए तो बना ही नहीं। तो चेन बनाने के लिए क्या है, ये मोनोमर, सिंगल है तो क्या है ये अभी मोनोमर है, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, और इन सबको अगर हम जोड़ते चले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये पॉलीमर। और हमने यही तो कहा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां आपने क्या कर दिया, इसको मोनोमर्स को जोड़ने के लिए, पॉलीमराइजेशन करने के लिए एक एंजाइम लगाया, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज भाई साहब जो होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। प्रोकैरियोट्स की बात कर रही है, प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं, और यूकैरियोट्स में बहुत सारे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये इस तरीके के 5 तरीके के। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 तरीके के प्रोकैरियोट्स वाले याद कर लो अगर दिल करे तो, वरना उन्होंने तो एनसीईआरटी से सिर्फ किया पॉलीमरेज है। और मेन कौन सा है इसमें, थर्ड, ये पॉलीमरेज थर्ड, कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहलाता है, कॉर्नबर्ग एंजाइम, ये पॉलीमरेज थर्ड। असल में करते सब पॉलीमराइजेशन, ये मान लीजिए, मतलब हमें एग्जैक्ट तो फिगर नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ कुछ बता सकते हैं, ये लगभग 50 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से पॉलीमराइजेशन करेगा, ये लगभग 200 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से पॉलीमराइज करेगा, और ये भाई साहब जो है 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से पॉलीमराइजेशन, सबसे तेज यही है, इसीलिए मेन एंजाइम पॉलीमराइजेशन के लिए यही रखते हैं, और सेकंड वाले को और फर्स्ट वाले को हम मान लेते हैं कि प्रूफ रीडिंग करने में इसका हम यूज कर लेंगे, प्रूफ रीडिंग करेगा। प्रूफ रीडिंग क्या होती है बताइए। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन जो है वो यहां से यहां शुरू हो जाएगा, लेकिन भाई साहब यहीं पे आ जाता है एक ट्विस्ट। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसके हैं 2 नखरे। क्या 2 नखरे हैं, स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ, पहला नखरा तो यह है, कहेगा साहब मैं स्टार्ट नहीं करता किसी भी काम को, मैं डीएनए पॉलीमराइजेशन मैं शुरू करूं, मैं शुरू करूंगा, नहीं सर हो ही नहीं पाएगा। और दूसरा, मैं करूंगा तो हमेशा किधर से किधर, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही नया बनाऊंगा। ये नहीं है कि आपने कह दिया सब कहीं से भी शुरू करता है, ऐसा नहीं। तो नखरे इनके हैं 2, डीएनए पॉलीमरेज के 2 नखरे। पहला, इट कैन नॉट स्टार्ट डीएनए पॉलीमराइजेशन एंड इट will form new DNA strand only in 5 to 3 prime direction। ठीक, ये समझ लीजिए, ये हमेशा नया स्ट्रैंड बनाएगा 5 to 3 प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि साहब पुराने वाले में यहां 3 प्राइम होना चाहिए और यहां 5 प्राइम होना चाहिए, तभी जब नया वाला आएगा तो वो 5 प्राइम होगा, 3 के सामने 5 प्राइम, कॉम्प्लीमेंट्री। नहीं समझ में आई बात, इसलिए ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम चलेगा। आइए पीछे देखते हैं, हम लोगों ने रेप्लिकेशन फॉर्क बनाई थी, इसके ऊपर आते हैं, जरा सा ध्यान से देखते हैं। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली, वही बात है, ये सब आके जुड़ गए। अब डीएनए पॉलीमराइजेशन देखिए, यहां तो 3 प्राइम है, यहां 5 प्राइम बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉलीमराइजेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, यहां पे आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा आके जुड़ेगा, क्योंकि ये शुरू नहीं करेगा ना, पॉलीमराइजेशन शुरू नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट स्टार्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो आप क्या करेगा, ये पॉलीमराइजेशन को शुरू करने के लिए पहले दूसरे भाई साहब आरएनए का एक छोटा सा लगभग
11 बेस पेयर का टुकड़ा आएगा, उसे हम कहते हैं प्राइमर। उसे क्या कहते हैं? प्राइमर। भाई साहब ये प्राइमर आके पहले जुड़ जाए, क्या देखिए साहब मैंने शुरू कर दिया, अब आप आइए सरकार आइए, आप ये करेंगे, ठीक है अब हम शुरू करेंगे नया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, चलते चले जाएंगे, कोई बात नहीं, सब सही है, बढ़िया था, मजा आया, ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड का क्या? डीएनए के तो 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे भाई। हमने इधर वाला तो देख लिया कि ये 3 प्राइम था, इस पे नया 5 प्राइम चलता चला जा रहा है, ठीक। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है वो तो यहां 5 प्राइम होगा, तो यहां क्या 3 प्राइम बनेगा? यहां तो 3 प्राइम बन जाएगा। तो क्या डीएनए पॉलीमरेज यहां से ऐसे काम करेगा? ना, डीएनए पॉलीमरेज ऐसे काम नहीं करेगा। तो दूसरे वाले स्ट्रैंड के ऊपर क्या होगा? वो यहां पे 5 प्राइम होगा ना, यहां पे तो खुला होगा, इसके सामने मान लीजिए एटीन था तो यहां थाइमिन होगा, यहां 5 प्राइम होगा, तो ये यहां से यहां काम करेगा, ऐसे उल्टा। यानी एक तरफ डीएनए पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्ट डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, ठीक। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? दूसरे वाले में यहां 5 प्राइम खुला, अब जब ये और खुलेगा आगे, जब ये और खुलेगा आगे तो क्या होगा? तब सीन ये आ जाएगा कि अब यहां पे 5 प्राइम होगा, ये इतना डीएनए पॉलीमराइजेशन यहां हो जाएगा, पहले प्राइमर आके जुड़ेगा और फिर ये डीएनए पॉलीमराइजेशन यहां से यहां हो जाएगा, खत्म का। अब अगला स्टेप जब ये फिर आगे और कट करता चला जाएगा, यहां जब खोला इसने तब यहां फिर प्राइमर जुड़ा और यहां से फिर ये आगे बढ़ा। यानी एक तरफ तो ये पूरा डीएनए का नया स्ट्रैंड सीधा सीधा बनता चला जा रहा है, एक ही प्राइमर पे, एक प्राइमर लग रहा है और उसी के ऊपर नया स्ट्रैंड चलता चला जा रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला है उसके ऊपर क्या लग रहा है? एक प्राइमर यहां लगा, फिर अगले स्ट्रेच में यहां लगा, फिर अगले वाले में आगे लगेगा, इस तरह से आगे प्राइमर लगते चले जाएंगे। समझ में आई बात या नहीं? सर हाँ आई समझ में? ठीक है, तो देखिए अब हम फिर से यहाँ पे थोड़ा सा और वाइड करके दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड ले गए और एक डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ ले आए, ठीक है। यहाँ हमने रखा था 3 प्राइम और यहाँ हो गया इसका 5 प्राइम, और यहाँ इसका 3 प्राइम है और इसका 5 प्राइम यहाँ हो गया। तो आपने कहा पहले ये खुला होगा इतना स्टेप, तो यहाँ पे प्राइमर लगा, समझिए जरा फिर से एक बार, डीएनए में यहां से प्राइमर लगा, सबसे पहले क्या हुआ? फिर से एक बार बता रहे, सबसे पहले क्या हुआ? हेलिकेज ने इसे दोनों को अलग कर दिया, अलग करने पे रेप्लिकेशन फॉर्क बन गई, रेप्लिकेशन फॉर्क को एसएसबी प्रोटीन ने स्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद टेंशन को रिड्यूस करने के लिए टोपो आइसोमरेज आया, अनबाइंडेज हेलिकेज जी। फिर क्या हुआ? टोपो आइसोमरेज ने टेंशन को दूर करा। अब क्या होगा? सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आके सामने जुड़ जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर रहे हैं? ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आके जुड़ जाएंगे, ए के सामने टी, जी के सामने सी, सब आके जुड़ गए। और फिर क्या हुआ? इनमें से एक दूसरे पे ये जुड़ते चले गए, लेकिन अभी ये पॉलीमराइज नहीं हुए हैं, अलग अलग है। पॉलीमराइजेशन के लिए क्या करेंगे हम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? 2 नखरे उसके बताइए। स्टार्ट नहीं करेगा और हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया बनाएगा। स्टार्ट करने के लिए यहाँ आरएनए का छोटा सा टुकड़ा आके जुड़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमर कहते हैं, और ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता चला जाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां तो 5 प्राइम बना दिया, इस तरफ क्या हो रहा है? इस तरफ दिक्कत ये है कि मान लीजिए इतना स्ट्रेच खुला था तो 5 प्राइम यहां था, इसने यहां प्राइमर लगाया और ये बाहर की तरफ से यहां आ गया। अब अगला स्ट्रेच फिर खुला है जब यहां, तो फिर यहां प्राइमर लगाया और फिर यहां आना पड़ रहा है, दोबारा से प्राइमर लग रहा है। यानी कि जो ये वाला स्ट्रैंड है इस पे कई बार नए प्राइमर लगाना पड़ रहा है, जबकि यहां एक ही प्राइमर से काम आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो कैसा है? एक तरफ तो कंटिन्यूअस चल रहा है, एक तरफ कैसा चल रहा है? टुकड़ों में, पहले इतना डीएनए बना, फिर इतना डीएनए बना, तो डीएनए के छोटे छोटे स्ट्रैचेस बन रहे हैं। डीएनए के छोटे छोटे क्या बन रहे हैं? स्ट्रैचेस बन रहे हैं। और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए के ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं, और बीच बीच में हमारे लगा हुआ है प्राइमर। ठीक, इस तरह से इधर तो डीएनए पूरा कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा और इधर डीएनए डिसकंटिन्यूअस मॉडल में बनेगा। तो वही आपका कहलाएगा ये लैगिंग स्ट्रैंड, जो कंटिन्यूअस चल रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। जो कंटिन्यूअस चल रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड, जो डिसकंटिन्यूअस चल रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। लेकिन मसला यहाँ ये है कि हमें बनाना था डीएनए, लग गए आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े। बनाना था डीएनए, लग गए हैं आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े, और चूंकि ये 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से जोड़ता चला जा रहा होगा, तो जोड़ने में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी आ गई होंगी। ग्वानिन की जगह साइटोसिन लग गया होगा, इस तरह से जोड़ता चला जा रहा, बहुत तेजी में जाए ना वो। तो अब क्या होगा, अब उसमें बीच में कहीं ना कहीं पे जब दिक्कत आएगी तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग। लास्ट स्टेप में वो क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग कैसे करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड था वो क्या करेगा, वो आएगा और देखता रहेगा, अच्छा एडेनिन हट गया है, एडेनिन लग गया है थाइमिन, तो उसे निकालेगा और उसकी जगह पे सही चीज लगाता आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए पूरा वो भी नहीं हो पाएगा, कुछ मिस्टेक्स रह जाएंगी, जो मिस्टेक रह जाएंगी वो आगे म्यूटेशन में काम आएंगी। जो मिस्टेक्स रह जाएंगी वो आगे म्यूटेशन में और फिंगरप्रिंटिंग में काम आएंगी, वही चीज है। तो यहाँ क्या है, वो धीरे धीरे से चेक करता हुआ आगे बढ़ जाएगा और यहां देखेगा बड़ा सा कह रहा आरएनए लगा हुआ है, हम तो बना रहे डीएनए, वो आरएनए को यहां से हटा देगा। ऐसे ही यहां से आरएनए को हटा देगा। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है अब तो बेचारे अधूरे रह गए, अलग अलग है। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जोड़ने वाला एंजाइम, डीएनए से डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज। यस, तो यहां पे कौन सा एंजाइम आएगा, लाइगेज। ये लाइगेज से जोड़ देगा, समझ में आ गई। इस तरह से दो डीएनए के स्ट्रैंड हमारे डबल हेलिक्स अलग अलग दो तैयार हो गए एक से। बोलो कोई दिक्कत, अरे भाई किसी को दिक्कत है, नहीं सर, जरा सी भी नहीं। आओ एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग बताते जाएंगे, हम आपसे पूछते जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपने कहा डीएनए के जो हमारे अंदर टोटल बेस पेयर कितने हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। डीएनए के जो बेस पेयर है उस पे हमें डीएनए को डबल करना है, सब पूरे को डबल करने के लिए सबसे पहला एंजाइम अनवाइंडेज या हेलिकेज। ठीक है, कहां से शुरू होगा काम, ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ठीक, बन गया रेप्लिकेशन बबल, बबल में ही फोर्क आप आधा करके उसे फोर्क कहते थे, रेप्लिकेशन फोर्क बन गई। अभी जो रेप्लिकेशन फोर्क है इसमें क्या हो रहा है, हम दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग रखेंगे। जब अलग अलग रखेंगे तो उसको अलग रखने के लिए एसएसपी प्रोटीन लगाएंगे और टेंशन रिड्यूस करने के लिए टोकोआइसोमरेज लगाएंगे। अब क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए, हमने क्या करा, अब कर लिया एक्टिवेट किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को। मोनोफॉस्फेट को किसमें बदल दिया, ट्राइफॉस्फेट, ताकि वो आप मूव करके इनके सामने आ जाएं। तो बेस पेयरिंग हो गई, ट्राई। अब ट्राई जो इनके सामने आ जाएंगे तब क्या होगा, ट्राई फिर से वापस मोनो में बदल जाएंगे, और जब मोनो में बदलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी उससे बॉन्ड बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये खाली अलग अलग लटके हुए हैं, हमें इनको क्या करना है, पॉलीमराइज करना है। पॉलीमराइज करने के लिए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज कितने, तीन। कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेन कौन सा, ये कितने तेज करता है, 2000 ठीक। अब इसने क्या करा कि जोड़ने के लिए नखरे दो, क्या है, पहला नखरा स्टार्ट नहीं करेंगे, दूसरा नखरा हमेशा काम करेंगे 5 से 3, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले प्राइमर। आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमर कह रहे हैं। और फिर ये स्टार्ट करता चला जाएगा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक स्ट्रैंड पे तो सीधा कंटिन्यूअस चलेगा, दूसरे पे बार बार ऊपर से इसे लगना पड़ेगा। तो एक स्ट्रैंड तो वो है जिसमें कंटिन्यूअस काम हो रहा है, इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो नया बना है उसे क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसमें डिसकंटिन्यूअस फैशन में काम हो रहा है उसे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और फिर अब क्या हुआ, प्रूफ रीडिंग की बात आई, आखिरी
प्रूफ रीडिंग, कहीं गलत तो नहीं जुड़ गया है, उसको प्रूफ रीड कर लेंगे। प्रूफ रीडिंग के बाद क्या होगा, ये प्राइमर्स निकाल दिए जाएंगे। जब प्राइमर निकल जाएंगे तो डीएनए के ये फ्रेगमेंट्स, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट कह रहे हैं, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बन रहे हैं। इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज। अच्छा, अब मेरी एक बात, अब यहां लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की बात हो गई, प्रूफ रीडिंग की बात हो गई, ठीक। ये यहां पे आपका डीएनए पूरा कंप्लीट हो जाता है, लाइगेज एंजाइम के थ्रू जुड़ भी गया है, दोनों स्ट्रैंड बन गए हैं। इसमें कब होगा ये काम, एस फेज में। कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और क्यों होता है, सेल डिवीजन के कारण होता है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग बची है, वो हम आके अभी पूरी करते हैं। स्टार्ट हाँ ठीक, देखिए अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया पूरा, अब जरा एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं और फिर बस खत्म करते हैं डीएनए एप्लीकेशन को। बहुत सिंपल था, अब तक तो सारी चीजें समझ में आई गई होंगी। देखिए यहाँ पे कभी ये मतलब जैसे आपने एक्समैन फ्यूचर एंड पास्ट एक मूवी आई थी, आपको शायद नाम याद हो, ये बिल्कुल वैसे ही है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर का ये टॉपिक बिल्कुल वैसे ही, कभी प्रोकैरियोटिक पे चले जाएंगे, कभी यूकैरियोटिक पे, पता नहीं चल पाएगा आपको कहां से कहां शफल मार दें। तो इसलिए हम दो चार चीजें आपको यहाँ पे बता देते हैं। इन्होंने कहा कि साहब जो इन लिविंग सेल्स सच एज इकोलाई, बात किसकी कर रहे हैं, इकोलाई। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटालिटिक एंजाइम। जरा ध्यान दीजिए, ये कैटालिटिक एंजाइम, एक पॉइंट जो हमारा छूट गया है, जैसा उसको भी हम देखेंगे। जो हमारा पॉइंट छूटा है वो क्या है, वो हमारा जो पॉइंट है वो है आपका टेम्पलेट का। अभी टेम्पलेट के बारे में हम दो चार बातें करेंगे, वो देखिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको चाहिए एंजाइम्स, कैटलिस्ट चाहिए, अलग अलग एंजाइम्स चाहिए, और कह रहे हैं मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन। एनसीईआरटी का ये पॉइंट भाई साहब नीट का ये एक क्वेश्चन बन के आया, डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है डीएनए पॉलीमरेज। जरा ध्यान दीजिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डीएनए डिपेंडेंट है, ठीक है। Since it is used as DNA as a template, a DNA template, जरा ध्यान दीजिए, DNA template। देखिए टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट वो चीज है जिसको देख के वो कोड कर रहा है, किसी दूसरे चीज को जोड़ रहा है। तो यहां पे क्या है, यहां पुराना वाला जो डीएनए का पार्ट है, ये वाला जो डीएनए का पार्ट है, ये क्या है, एज अ टेम्पलेट वर्क कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ एडेनिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ थायमिन है, यहाँ साइटोसिन, ठीक है। ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये क्या है, इसको देख के ही तो नया वाला बनेगा भाई। एडेनिन, इस नए वाला स्ट्रैंड कैसे बने, इसका पता लगाने के लिए पुराने वाले की ही तो कॉपी बनेगा। तो एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के सामने ग्वानिन, साइटोसिन के सामने थायमिन के सामने थायमिन के सामने एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आ जाएगा। तो ये वाला भाई साहब स्ट्रैंड कैसे वर्क कर रहा है, एज अ टेम्पलेट वर्क कर रहा है, टेम्पलेट, ठीक है। अगर यहां देखिए तो ये भी तो टेम्पलेट की तरह ही वर्क कर रहा है भाई, इसके भी तो सामने दूसरा वाला तैयार हो रहा है। तो यहां डीएनए में दो टेम्पलेट होते हैं, याद रखिएगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितने टेम्पलेट हैं, और डीएनए से आरएनए बनाने यानी ट्रांसक्रिप्शन में कितने टेम्पलेट होते हैं, एक। और दूसरा क्या हो जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड। ये पॉइंट पकड़िएगा जरा, यहाँ पे एक कोडिंग स्ट्रैंड होगा और एक टेम्पलेट होगा जब डीएनए से आरएनए बना रहे होंगे। जब डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो दो टेम्पलेट होंगे। वही बात यहां लिखी हुई हमने आपको समझा दी टेम्पलेट की। टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन यानी इनको पॉलीमराइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। हमने आपको बता भी दिया कितने होते हैं, 3, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब कह रहे हैं these enzymes are highly efficient enzyme, बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं एंजाइम, and they have the catalytic polymerization of large number of nucleotides very short time, in a very short time। ये बहुत तेजी से काम करते हैं। जैसे ई कोलाई के अंदर कितने होते हैं, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जब इन्होंने 3 बार इस बुक में लिख दिया, इस पॉइंट को इन्होंने 3 बार इस बुक में लिख दिया। ई कोलाई के अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं,
याद रखिएगा, कहीं पे भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते, 3 बार इसी बुक में इन्होंने दिया है। और यहाँ पे डीएनए के बारे में बता दिया तुम्हारे अंदर, कि तुम्हारे अंदर जो है वो ये बहुत छोटे से टाइम में ये निपटा देंगे। कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 8 मिनट, 18 मिनट, 18 मिनट में ये उठा के तुम्हारा डीएनए के रेप्लिकेशन को पटक देंगे, हिसाब हो गया था। ठीक, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट। दिस मींस द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड। 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से ये जोड़ते चले जा रहे होंगे। ठीक, not only do these polymerases have to be fast, but they have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. फास्ट तो है ये और साथ साथ एक्यूरेट भी होते हैं। ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक रह जाती है रेप्लिकेशन में तो ये किसका नाम आएगा, इसे हम म्यूटेशन। ठीक है, furthermore energetically replication is very expensive। ये भी याद रखिएगा, अभी आपको बताया एटीपी, हर किसी में एटीपी लग रहा है। फॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज, फॉस्फोराइलेज, इस तरह के एंजाइम आते हैं जब मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में और ट्राइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं और वो एटीपी को यूज करते हैं वहां पे। तो एटीपी का यूज कर रहे हैं भाई साहब, एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव है भाई, एटीपी बहुत लगेगा इसमें। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस। ये जरा देखिए, ये जो ट्राइफॉस्फेट है ना, ये डुअल पर्पस सर्व करेंगे। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की तरह तो एक्ट कर ही रहे हैं, ये क्या और देंगे, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सबस्ट्रेट की तरह तो एक्ट कर ही रहे हैं भाई, ट्राइफॉस्फेट है, सब सबस्ट्रेट की तरह तो एक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं। तो इनके 2 पर्पस आप समझ पाए, डुअल पर्पस। कोई आपको अगर क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई में डीएनए एप्लीकेशन पे के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के 2 पर्पस क्या क्या है, तो आप बता दोगे। ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी भी दे रहा है पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, the 2 terminal phosphates in deoxyribonucleoside triphosphate are high energy phosphates, same as in case of ATP। जो 2 टर्मिनल पे लगे होते हैं वो हाई एनर्जी वाले होते हैं, ट्राइफॉस्फेट्स हैं जैसे कि तुम्हें एटीपी में मिलते हैं। ठीक, याद रखेंगे इस पॉइंट को भाई साहब। ये छोटे छोटे पॉइंट जो यहां छुपा के लिखती है ना, बिना हाईलाइट किए, बिना कुछ किए, क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे नीट में, इसलिए कह रहे हैं इन्हें ढंग से समझिएगा। In addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes। आपको क्या बताया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा और भी एडिशनल एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। समझ में आई बात, इन्हें बहुत ज्यादा और भी एंजाइम चाहिए होंगे। जैसे पहला एंजाइम कौन सा था बताइए, पहला एंजाइम कौन सा था, हेलिकेज। यस, हेलिकेज। दूसरा एंजाइम कौन सा था, एसएसबी एंड टोपोआइसोमरेज। अब एक मिनट, अगर ये तो होता है यूकैरियोट में, अगर यही प्रोकैरियोट होती तो इन दोनों की जगह पे लगता गायरेज। याद आया पुराने वालों, गायरेज लग जाता इन दोनों की जगह पे, कहां पर, जब ये हो जाती प्रोकैरियोटिक सेल। तीसरा एंजाइम पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज 3, इसमें थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। और फिर चौथे पे लाइगेज। समझ में आई, वो यही कह रहा है कि इसके अलावा और एडिशनल एंजाइम लो भाई, एडिशनल एंजाइम इतने और हम तुम्हें दे देते हैं, लो ये साथ चाहिए होता है। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस द 2 strands ऑफ डीएनए कैन नॉट सेपरेट इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई डिग्री ऑफ रिक्वायरमेंट, द रेप्लिकेशन अकर्स विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए। हमने आपको क्या बताया, डीएनए पूरा नहीं खुल जाएगा एक साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हो जाएगी। तो डीएनए थोड़ा थोड़ा खुलता रहता है और उसमें पॉलीमराइजेशन होता रहता है, ये आगे बढ़ता रहता है। समझ में आई बात, अनजिपिंग होती रहती है। और उस छोटे से सेगमेंट को कह देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क कह देते हैं। समझ में आ गया,
ठीक है। अब द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। देखिए पहला नखरा, ओनली इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करेगा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इट क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। कॉन्सिक्वेंटली ऑन द वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद पॉलीमराइज 5 प्राइम पोलैरिटी, देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम है पोलैरिटी, तो वहां तो ये सीधा सीधा चलता चला जा रहा है कंटिन्यूअसली, और डिसकंटिन्यूअस भी 5 से 3 है। हाँ अगर तुम्हारा डीएनए जो है वो यहां पे यार भेजना मत यार। अगर ये तुम्हारा 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है और यहाँ 3 प्राइम है और यहाँ 5 प्राइम है, तो इस वाले पे तो डीएनए पॉलीमराइजेशन हमेशा कंटिन्यूअस चलेगा और इस वाले पे रुक रुक के चलेगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये कॉम्प्लिकेशन देगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। द डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज, जो आगे चल के लाइगेज से जोड़ दिए जाएंगे। द पॉलीमराइज द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। हमने आपको बताया दूसरा नखरा कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने आप इनिशिएट नहीं करेगा। तो क्या चाहिए भाई, इफ ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, किसी भी जगह से नहीं डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर जगह है ओआरआई से ही होगा, उस जगह को हमने कह दिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये भी बता दिया द डेफिनिट रीजन इन ई कोलाई वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट such regions are termed origin of replication ORI. अब it is because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA if need to be propagated during the recombination DNA produces requires a vector. इसमें क्या हो जाएगा, एक वेक्टर की जरूरत हो जाएगी। द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपको बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ाया था कि अगर कोई वेक्टर होगा उस वेक्टर में भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी। अगर डीएनए को कहीं हमें आगे भेजना है, कहीं प्रोपगेट कराना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हमने कहा था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा बायोटेक्नोलॉजी में, याद करिए। कोई कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वेक्टर के अंदर होगा। फर्दर not every detail of replication is understood well. In eukaryotes, आ गए भाई eukaryotes में, in eukaryotes the replication of DNA takes place at S phase। अभी हमने बताया कब होता है, सिंथेसिस फेज में, सेल साइकिल की। The replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinated. The failure in cell division after DNA replication results into polyploidy of chromosome। Yeah, point पकड़ लिया। अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और सेल डिवीजन नहीं हुआ, भाई सेल आपकी थी, इसमें डीएनए 1 से 2 बन चुके हैं लेकिन सेल डिवाइड नहीं करी, तो सेल के अंदर क्या आ जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाएंगे, 2x के 3n हो जाएंगे। समझ में आई बात या नहीं? इसको हमने म्यूटेशन वाले टॉपिक में पूरा समझाया हुआ है, कैसे पॉलीप्लॉइडी होती है, म्यूटेशन में बता चुके हैं। यू विल लर्न द डिटेल और नेचर ऑफ ओरिजिन एंड इट्स प्रोसेस अकरिंग एट दिस साइड इन हायर क्लासेस। हमने आपको म्यूटेशन जब पढ़ाया था बता दिया था। ये कह रहे कि साहब आप बीएससी पढ़ना जाके यहाँ मत पढ़ना, हम आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ आपको जो दिखाया गया है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, देखिए ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, यहाँ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, यहाँ टेम्पलेट है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक ये टेम्पलेट है और ये दूसरा टेम्पलेट है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन पूरी तरह से हमने कवर कर दिया है, एनसीईआरटी के थ्रू भी कवर कर दिया है, इसके बाहर के जो टॉपिक्स थे वो भी सारे कवर कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारा डीएनए रेप्लिकेशन अब समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा है डीएनए से आरएनए का बनना, यानी ट्रांसक्रिप्शन।